गुड आफ्टरनून सर। सर है ही नहीं। अरे आवाज ही नहीं आ रहा सर का। सर का माइक का ही ऑप्शन नहीं है। सब्र करो बस। अंदर रखे भाई। राम राम अभी सर। तक चुप रहे जैन सर। भाई, तुम ये सर ऑनलाइन पर ध्यान दे दीजिए। सर चुप इधर रहे। भी देख लीजिए। अंकुश सर है क्या ये? हाँ अंकुश सर। एन के सर। बहुत अच्छे सर है। सुपर। नोट्स पढ़ रहे हैं किसी बच्चे का। बनाता है कि नहीं? लग रहा है डंडा लेके मारे। देख रहे सर होंगे अपन कहाँ तक हथियार पढ़ाया नहीं गया। लेके आए। हेलो सर। अरे भाई, सर अपन हथियार नहीं लेके आए। सर टॉप वीडियो वीडियो। वीडियो तो है। सर आवाज नहीं आ रही है सर। सर बोर्ड बहुत दूर है। हेलो सर, ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन भी क्लास है। सर सर आवाज नहीं। अरे सर, हम भी है, हमने भी फीस दी है। सर सर बिजी है उधर अपने में। सर हमें भी हंसना है। सर सर गाली देख रहा सर है। साउंड नहीं आ रहा है। सर कॉल सर करो आवाज नहीं आ रही है सर। सर को कोई कॉल करके बताओ। करना ब्रदर सर, करो सब लोग। हाँ कॉल करो। चिल्लाने से आवाज आ जाएगी क्या? कोई फायदा नहीं है। आ जाएगी आ जाएगी। सर आवाज नहीं आ रही सर। सर का चश्मा कहाँ गया भाई? सर आवाज नहीं आ रही है। अरे यार सर का लगता है खुद का माइक म्यूट है। सर सरकार में वीडियो लाए। दे रहा था तब तक सुन लिए होते। बोलो। बंद करो, फोन करो जल्दी से। किसी बच्चे को बोलो। सर को बोलेंगे। सर को दोस्त बैठ। अरे भाई अरे सब भाई, बच्चे मैंने लोग फोन किया है, सर अटेंड ही नहीं कर रहे। सर आपका भाषण नहीं सुन पा रहे। कंटिन्यू करते रहो। हेलो प्रधानमंत्री हेलो, के लिए दोबारा देना होगा सर को भाषण। सर को हेलो कॉल करो। हेलो। अरे हाँ किया, सर, सर अटेंड नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन ध्यान दीजिए सर। हेलो, अभी कुछ बोल रहे हैं सर शायद वो हाँ, मैनेजमेंट को। देख लिया तो हमें हद नेट से प्रॉब्लम में खड्डा। काम हो रहा है, सब्र करो। कितने अरे तेजस्वी सर, हम लोग। भी हैं, भूल गए क्या ऑनलाइन को? सर क्लास वाला 20 लोग बच्चा हैं। को बोल रहा है। सर सर, हम भी हैं, हमें भूल गए क्या? इधर भी है। का बवासीर है यार। अरे भाई, तुम सब कब आओगे? दिवाली के बाद सोचूंगा। नहीं आएंगे। भाई टिकट करवा दो यार। अब नहीं आना है भाई, पक्का। नहीं आना नाम है बता भाई, मैं करवा दूंगा टिकट। रूम का खर्चा भी भाई। करोगे तब भी नहीं आएंगे। अंबानी भाई साहब, अंबानी। अंबानी भाई साहब। वॉइस नहीं आ रही है। सर तो कॉल लगा दो भाई को। अरे मोबाइल दो नंबर मिनट है बता। सर। अरे अरे सर चश्मा। बच्चा। अरे कोई ऑफलाइन वाला बच्चा को बोलो ना। अरे नहीं सर, सर। प्रणाम सर, सर राम आवाज राम नहीं आ सर। रही है। चिल्लो भाई कैसा आवाज नहीं आ रही है सर। सर सो हेलो 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 हेलो। ओए रुक जाओ यार। कैमरा ऑन हो रहा है यार इधर से। ठीक होगा। सर आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हाँ सर कनेक्ट। अब आ रही है आवाज? यस सर। हाँ सर, अब हाँ बात रुको पहले तुम लोगों की आवाज बंद यस कर दो। सर। नेट प्राइवेट कर दो। गुड जूम आफ्टरनून कर सर। दीजिए बोर्ड को। बोर्ड को जूम करिए। जय म्यूट जाट। कर दो, म्यूट कर दो। जय जाट। सर जय थोड़ा जाट। जूम इन कर दीजिए सर। ये तो म्यूट हो गया। अब चैट पे आते हैं। Security।
हाँ भाई, अब आ रही है ना सबको आवाज जो घर बैठे हैं? अरे यस और नो में बोल दो फटाफट। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि मैंने इनकी चेटी बंद कर दी हो। अब देखो एक आध दो दिन ठीक है। बढ़िया, चलो तो चलो तो डिस्कशन करते हैं, है ना। अब देखो जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने लोग घर पे बैठे हैं, है ना, बहरहाल दो बैच तो मिक्स कर दिए हैं भैया, ये भी क्लास नहीं देने। यहाँ से तो मैं कर दूंगा शुरू। ऐसे चलो डिस्कशन करते हैं, है ना। एक दो दिन थोड़ा सा सबको अलग अलग लगेगा, सबको अलग अलग ऐसे लगेगा, एक तो आधों के तो टीचर ही चेंज हो गए हैं, है ना। लेकिन दो चार दिन अगर शांति से पढ़ेंगे तो सबको सब कुछ ठीक लगेगा, है ना। और अगर शांति से नहीं पढ़ोगे तो उसमें अल्टीमेटली नुकसान आप ही लोगों का होने वाला है, हमारा तो कोई नुकसान होने वाला है ही नहीं, है ना। तो अगर शांति से नहीं भी पढ़ोगे तो उसमें अल्टीमेटली हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, नुकसान आप ही लोगों का होने वाला है। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि सब लोग शांति से पढ़ेंगे, है ना। अब चूंकि दो बैच मर्ज हुए हैं तो मैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन दोबारा से पढ़ा दूंगा, क्योंकि सबका एक लेक्चर का है, तो जो मैंने पढ़ाया उसको भी एक लेक्चर को मैं रिपीट कर दूंगा, ताकि फिर ये समस्या नहीं रहेगी कि हमने ये नहीं पढ़ा और हमने वो नहीं पढ़ा, है ना। तो अपन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पहले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने भी अपने बैच में लगभग एक लेक्चर ही पढ़ाया था और आप लोगों ने भी एक डेढ़ लेक्चर के आसपास ही पढ़ा हुआ है। तो जिनके पास मैंने नोट्स है उनको तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं सेम टू सेम वही लिखूंगा, और जिनके पास नहीं है वो दोबारा लिख लें, है ना। और अभी अपन पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 2 का, फिर उसके बाद अपन क्लास नोट से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन करते हैं। एक्सरसाइज 1 अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। 2 में जिसको भी पूछना हो, जो नए हैं या पुराने हैं सब पूछ लेना, जिसको जो पूछना हो। तो मैं शीट एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट पे आ रहा हूं, और एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। चलो तो एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में अगर हम आए तो एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में हमने 14 तक तो कर लिए थे जैसा मुझे याद है। अब 14 के आगे मैं नंबर बोल रहा हूं, है ना। अब यार ये तो दो दो नाव की सवारी करनी पड़ेगी यार, इनका भी देखना पड़ेगा, एक तो ये लिखते ही रह जाएं। अच्छा, अरे यार बोर्ड जूम कर दिया यार, ये इतना ही जूम होगा बेटा, इतना ही जूम होगा। वो जो करने आए थे उन्होंने इतना ही जूम करा, मैंने बोला भी सही कि इससे ज्यादा जूम कर दो, और वो कह रहे हैं कि ये वाला इतना ही जूम होगा, है ना। फिर भी तुम्हारी संतुष्टि के लिए एक और बार बुला देता हूं। है ना। हाँ, अभी एक और बार बुलाया है। अब एक आध दो दिन तो ऐसे चलेगा बेटा, है ना। एक आध दो दिन सबको डिस्टरबेंस होगा, क्योंकि हमें भी दो लोगों को सेट, पहले तो क्या था हम घर से ले रहे थे, तो हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना पड़ता था, वो जो सामने स्क्रीन है उस पे।
अब सोचो, एक बार इधर भी देखना पड़ेगा, एक बार इधर भी देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आधे वहीं बैठे हैं, और उनकी भी सुननी पड़ेगी क्योंकि उनका दर्द तुम लोग जानते हो सब, है ना, है ना। इस दर्द मतलब इसलिए इनकी सुननी तो पड़ेगी, ये वहां बैठे हैं तो, है ना। ऐसे नहीं कि अपन इनको घर बैठे वालों को भूल जाए, क्योंकि तुम महसूस कर सकते हो। अगर तुम शुरू से ऑफलाइन होते तो तुम इनकी पीड़ा को महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तुम्हें पता होगा कि वहां बैठे बैठे दर्द ज्यादा होता है, कोई नहीं सुनता है तो, है ना। तो इसलिए क्या है कि इनकी भी सुननी पड़ेगी। तो चल रहे, मैंने बुलाया है अभी किसी को, तो वो आके अभी दोबारा थोड़ा और जूम करने की कोशिश करेगा। चलो तब तक अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक अपन ने कर लिया है। इसके बाद मैं नंबर बोलूंगा, जिसको पूछना है उसको हाथ खड़ा करना है और कुछ भी नहीं चिल्लाना है बस, है ना। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20। सबके हो गए? पक्की बात। तुम्हें 10-10 दिन होमवर्क में क्या टाइम दे दो तब भी तुमसे होमवर्क नहीं हुए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। देखो ये घर बैठे वालों का सब हो जाता है, इन्होंने पूछ भी लिया। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा ये एक बात है। अच्छा देखो अब मैं बताता हूं, अब क्या है कि अब यहां जो पूछेगा ना उसको थोड़ा सा डर भी लगेगा, है ना। अभी इनका डर खत्म नहीं। ये देखो इन्होंने सब लिख दिए, इससे एक ने 17 लिख दिया, 18 लिख दिया, 19 लिख दिया, 20 लिख दिया। हाँ अच्छा, अब ये अंतर है कि एक्चुअली क्या जो यहाँ बैठा उसको तो पता है, उन्होंने कहा भी सर कहेंगे ला कॉपी ला, दिखा क्या अटेम्प्ट किया, है ना। तो अब यहाँ वाला क्या है, कुछ भी पूछने से पहले सोच लेगा, उन्होंने कहा अटेम्प्ट है नहीं। घर बैठे वालों के ये मौज है, उन्होंने कहा कुछ भी पूछ दो, कॉपी तो कोई देखना ही नहीं है। हालांकि मैं एक आध बार व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन मंगा लेता था, लेकिन वो कोई मजा वाला नहीं। ठीक है चलो, तो फिर अब इसमें खैर 15 में तो कुछ भी नहीं है। देखो दोनों तो अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ए बी बराबर ए सी कब आएगा भैया। शीट वीट तो खोल लो यार, ये बाकी सब लोगों ने शीट ही नहीं खोल रखी है, कुछ लोग तो ऐसे ही बैठे हैं। ऐसे जब डिस्कशन करते हैं ना तो ऑफलाइन में शीट खोल के बैठना पड़ता है ना, क्योंकि यहां से टीचर को दिख रहा होता है ना। घर बैठे बैठे तो शीट नहीं भी खोलते थे, डिस्कशन हो जाता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था, है ना, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ तो ऐसे खोल के बैठो यार। अब मान लो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये बच्चे बिना शीट के बैठे रहेंगे तो ऐसा मतलब थोड़ा अच्छा सा फील नहीं होता, है ना। तो मतलब कोशिश करें कि शीट वीट ले आए तो थोड़ा सा खोल के बैठो तो ठीक रहे, है ना, मतलब उससे हमें थोड़ा अच्छा महसूस होता है। तो 15 में दोनों तरफ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी बी बराबर सी आएगा। और ए इनवर्स को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो, नॉन जीरो। इसका मतलब ए क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। बस वही आंसर में टिक कर देना है। ये क्वेश्चन नंबर, ऐसा कुछ कॉपी में हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। ऐसा हमने लिखवा भी रखा हुआ कि अगर जैसे कैरेक्टरिस्टिक रूट मैट्रिक्स ए के लिए λ1 λ2 λ3 है, तो ए स्क्वायर के लिए क्या हो जाते हैं, λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर λ3 स्क्वायर। ए इनवर्स के लिए क्या हो जाते हैं, 1/λ1 1/λ2 1/λ3, मतलब रेसिप्रोकल हो जाते हैं। और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या हो जाते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा। तो अगर हम इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा रिप्लेस करेंगे तो जो इक्वेशन मिलेगी वो किसकी मिल जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए की मिल जाएगी। और उसका जो सम ऑफ, अब इसने क्या पूछा है, ट्रेस पूछी, और अपन जानते हैं ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ रूट। तो वो जो 1/λ या डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा रिप्लेस करके इक्वेशन आएगी, उसका सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, 0। उसका सम ऑफ रूट क्या है ना, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। इसके बाद आते हैं 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मैट्रिक्स ए बना हुआ है वो मैट्रिक्स बी के एडजॉइंट मैट्रिक्स से बना हुआ है। तो अगर आप बी का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करोगे तो वो मैट्रिक्स ए बन जाएगा। आप देखो अगर बी के A11 वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, कौन से का निकालेंगे, A11 वाले का, तो A11 वाली रो कॉलम को छोड़ देंगे, बचे हुए 4 को देखो तो कितना आ जाएगा, x² प्लस a², नजर आता है। तो देखो पहला एलिमेंट a² प्लस x² ही है,
है ना। तो ये पूरा उसका क्या लिखा हुआ है, कोफैक्टर एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखा हुआ है। और अपन जानते ही हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ये वही वाला स्टेट है ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ये भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो डेल्टा कितना होगा, 0। तो जैसे ही डेल्टा 0 करोगे आपके पास एबीसी में एक रिलेशन आएगा। जैसे ही डेल्टा 0 करोगे आपके पास एबीसी में एक रिलेशन आएगा। उस रिलेशन का इस्तेमाल जैसे जो दे रखा है ना 1/a 1/b 1/c वाला, इसमें जैसे ही एल्शियम लोगे उस रिजल्ट का यूज करना पड़ेगा बेटा। जैसे ही लोगे उस रिजल्ट का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 1 - b - c + bc, 1 - c - a + ac, और कितना जाएगा 1 - a - b + ab। और नीचे जो टर्म बनेगी ना, नीचे वाली टर्म भी मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूं। नीचे वाली टर्म क्या बनेगी, 1 - a + b + c + ab + bc + ca और -abc। अब क्या होगा कि वो जो तुम डेल्टा बराबर 0 करोगे उससे एक रिलेशन आ जाएगा, एबीसी की कुछ वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ एबीसी। तो ये जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को जैसे ही यहां पे रिप्लेस करोगे दोनों टर्म कैंसिलेशन में चली जाएगी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और दोनों कैंसिल हो जाएगी तो अपना आंसर आ जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, डेल्टा 0 करोगे तो एबीसी में एक रिलेशन आएगा। उस रिलेशन का जैसे ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये रख देना बस एबीसी के प्रोडक्ट की वैल्यू, तो ये दोनों टर्म सेम आके कैंसिल हो जाएगी। तो वैल्यू शायद 1 आ रही होगी तो 1 वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसके बाद 2 पार्ट सेकंड में अपन ने कहा था कर लिए थे। 2 पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 7 या 8 तक अपन ने कर लिए थे। कुछ नहीं दिख रहा है, अरे ये भी दुखी करेंगे यार। भाई बुला दो, ये दिख ही नहीं रहा बच्चों को, घर बैठे इनको कुछ। एक तो 2 बैच मर्ज कर दिए, ऊपर से वो नए बच्चे सोचेंगे उनने का सर पढ़ा रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा, बेचारे सर भी क्या करे। अब कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर आप अपना कैमरा लगाओ। बेटा मेरा कैमरा तो घर पे रह गया अब। अरे बेटा टेबल वेबल साथ, पहले वो तो घर का काम तो घर पे तो क्या था, मोबाइल पे लगा रखे थे हमने, जो उठा के इधर रखा, उठा के इधर रखा और उठा के इधर रखा। एक दो दिन दिक्कत आएगी बेटा, 1-2 दिन में एडजस्टमेंट बैठ जाएगा सारा। जब तक नहीं आता मैं करके देखता हूँ, शायद कुछ हो जाए। खराब होगा तो आने वाला सही कर ही देगा। इनसे तो नहीं हो रहा यार किसी से। यार इसको सही करो यार, देखो ये बेचारे ये कह रहे हैं कैमरा को जूम करो, और जूम किससे करना है, इसी से, ठीक है।
लेकिन फिर भी स्क्रीन साफ से नहीं दिख रही यार बोर्ड पे। एक तो 2 बैच मर्ज है इसमें यार। अब नजर आ रहा है क्लियर? ये जो घर बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूँ, यस और नो में बता देना। ठीक है, क्लियर है। अब इस चैट को प्राइवेट कर जाओ। ये चैट कहाँ से प्राइवेट होती है? इधर से। अच्छा ठीक है। हम्म। ठीक है, धन्यवाद। चलो अब ठीक है। चलो इसके बाद एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड में आते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड में अपन ने 7 तक कर लिए थे। 7 के बाद में बोलता हूं, ठीक है। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9। अच्छा, यह किसी से भी नहीं है, घर बैठे वालों में से 9 को पूछना है। चलो 8 में तो एक्सपेंड कर लेना, ज्यादा बेहतर वही है। एक्सपेंड कर लेना। एक्सपेंड करने के बाद वैल्यू आएगी साइन एक्स या किसके टर्म में, उसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में क्या कह रहा है। 9 में डिटरमिनेंट दे रखा है 1/x log x x की पावर n, 1 - 1/n और -1 की पावर n, 1a और a²। ये fx दे रखा है बेटा, है ना। अब देखो, अगर तुम f' निकालोगे तो अपन फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में करेंगे, सेकंड के रेस्पेक्ट में करेंगे, थर्ड के रेस्पेक्ट में करेंगे। जब सेकंड के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये 0 0 0 आएगा, थर्ड के रेस्पेक्ट में करोगे तब भी 0 0 0 आएगा। इसका मतलब हमें सिर्फ किसका करना है, हर बार फर्स्ट रो का ही करना है, क्योंकि सेकंड और थर्ड रो का तो हर बार 0 0 0 होना है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो हमें हर बार किसका करना है, फर्स्ट रो का ही करना है। तो अब तुम देखना, अगर मैं 1/x मतलब x की पावर -1 है ना, तो x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या करूंगा, nx की पावर n - 1 ln x का 1/x मतलब x की पावर -1 और nx की पावर n - 1। पूरा डिटरमिनेंट नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना। अगर हम f'' करेंगे तो फर्स्ट रो का क्या होगा, n x की पावर n - 1 -1 -2, है ना। अगर हम इसका करेंगे तो -1 x की पावर -2 और n - 1 x की पावर n - 2, ये आ जाएगा, है ना। अगर मान लो f''x निकालेंगे तो उस केस में क्या होगा, n -1, तो ये यहां आएगा x की पावर -4 आएगा। इस टर्म में करोगे तो क्या आएगा, -1 -2 x की पावर -3 और इसमें n -1 n - 2 x की पावर n - 3। अब तुम देखो तुम्हें ये कितने टाइम्स करना है, n टाइम्स करना है। कितनी बार करना है, n बार करना है। और fn1 निकालना है तुम्हें, है ना। क्या निकालना है, fn1 निकालना है। तो देखो fn1 डालोगे तब तो ये x वाली टर्म तो 1 हो ही जाएगी, खत्म हो ही जाएगी। अब जब n टाइम्स डालोगे, देखो ये 3 में ये 3 तक जा रहा है, 2 में 2 तक जा रहा है, 1 में 1 तक जा रहा है, तो n में कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। और सब में -1 आएगा, तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, -1 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n, -1 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n। इसमें क्या बनेगा, -1 की पावर n - 1 फैक्टोरियल n - 1। कम रहेगा ना, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इसमें n में टर्म में n - 1 तक जाएगा ये। और ये 1 तो ये तो खत्म हो ही जाएगा x, तो
n, n-1, n-2, n-3 से लेके लास्ट में कहां तक आएगा? 1 तक आएगा। तो ये क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल n बन जाएगा। अब आप इस रो में से क्या कॉमन लोगे? -1 की पावर n फैक्टोरियल n। ये जो पहली रो बनी है आपकी, इसमें से क्या कॉमन लोगे? -1 की पावर n फैक्टोरियल n। तो जैसे ही आप इसमें से -1 की पावर n फैक्टोरियल n कॉमन लोगे, देखो यहां तो 1 बनेगा इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे क्या बन जाएगा? -1/n बन जाएगा। भाई आप -n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो फैक्टोरियल n बन के बाहर आ जाएगा, तो -1 की पावर 1/n बनेगा। और यहां से फैक्टोरियल n चला जाएगा तो क्या बचेगा? -1 की पावर n बचेगा। तो जैसे ये कॉमन लोगे, ये फर्स्ट और सेकंड रो क्या हो जाएगी? सेम। फर्स्ट और सेकंड रो क्या हो जाएगी? सेम। और फर्स्ट और सेकंड रो सेम हो जाएगी तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। फर्स्ट और सेकंड रो सेम हो जाएगी तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ये सवाल है। क्लियर है मेरे ख्याल से, है ना? तो अपन ने क्या किया? f'(x), f'(x), f'(x) लिखा ला, क्योंकि भाई जब भी n टाइम्स करना होता है तो हम n टाइम्स थोड़ी ना करते हैं, हम 2 या 3 बार करते हैं और उस पैटर्न को फॉलो करते हैं कि भाई इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, उसी को जनरलाइज करते हैं। तो हमने ये पैटर्न देखा कि हाँ भाई ये पैटर्न बन रहा है और फिर इसको क्या कर दिया? जनरलाइज कर दिया, जनरलाइज कर दिया। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इलेवन, 12, 13, 14, 13 भी डाउट है, 14 भी डाउट है। अच्छा चलो 13 और 14 में आओ। 13 और 14 में क्या कह रहे हैं? 13 में क्या है? 13 तो सीधा सा है बेटा, 13 में तो कुछ भी नहीं करने को। ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखे हैं ऑर्डर 3 के, तो डिटर्मिनेंट ऑफ -a क्या होगा? -1 की पावर 3 बाहर आएगा। देखो 13 तो आसान सा है, 13 में कुछ भी ज्यादा नहीं करना है ना। 13 की हम बात करें तो -1 की पावर कितना है? मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ -a हमें चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ -a कितना होगा? -1 की पावर इसमें से कितना बाहर आएगा? 3। कांस्टेंट बाहर लेते हैं ना, तो k की पावर कितना बाहर आता है? n। ये 3 ऑर्डर का है तो कितना बाहर आएगा? -3। तो ये माइनस के डिटर्मिनेंट ऑफ a बनेगा। तो ये सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है ना। बी ऑप्शन में ए बी सिंगुलर। भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अगर 0 होगा तो कब 0 होगा? जब एटलीस्ट वन ऑफ देम 0 हो। डिटर्मिनेंट में यही तो होता है, इधर दिस 0 और दिस 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 0 कब होगा? जब एटलीस्ट 1 0 होगा। वो तो मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि मैट्रिक्स तब भी 0 हो सकता है जब दोनों 0 ना हो, लेकिन डिटर्मिनेंट में दोनों डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट 0 है तो एटलीस्ट 1 का 0 होना जरूरी है। ठीक है, सी ऑप्शन होगा ही नहीं, आई डायरेक्ट बाहर नहीं आ सकता और डी हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये तो अपन जानते हैं प्रॉपर्टी होती है। भाई अपने को क्या दे रखा है? एम इनवर्स एडजॉइंट ऑफ एम इक्वल्स टू किसके बराबर दे रखा है? k²i। अब एडजॉइंट ऑफ m किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ m की पावर n-2 इंटू m। डिटर्मिनेंट थोड़ी ना लग रहा है, ये तो सिर्फ एडजॉइंट ऑफ a है। तो एडजॉइंट ऑफ a का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स a। तो a की जगह m है और n की जगह कितना है? 3। तो 3 - 2 इंटू m इक्वल्स टू k²i। अब ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, m इनवर्स m हो जाएगा k²i। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ m i हो जाएगा, ये i m n k²i। तो k² बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ m 4 आएगा, तो k ±2 आ जाएगा। k कितना आ जाएगा? ±2। याद है ना रिजल्ट ये सबको? ये वो लिखा एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है अपनी कॉपी वगैरह में। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए।
तो a की जगह अपन ने m लिखा है, n की जगह 3 लिखा है, बस उसी से 15। ये तो मैट्रिक्स सॉल्यूशन की थ्योरी दे ही रखी है, अपने पढ़ा भी है कि डिटरमिनेंट ऑफ ax बराबर b के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होता है, 0 होता है। लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ a 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकता है और नो सॉल्यूशन भी आ सकता है, इसलिए a नहीं होगा, b होगा। और c और d तो क्लियर है ही सही, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नॉन जीरो होता है, तब अपन उसकी बात करते हैं नो सॉल्यूशन की। चलो इसके बाद 16, 17 में देखो क्या है। बस ये आज एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकेंड ही करेंगे बेटा, है ना, ज्यादा नहीं करेंगे, फिर अपन आज थ्योरी भी पढ़ेंगे थोड़ी सी। चलो 17 में देखो क्या कह रहा है। 17 में एक पी मैट्रिक्स दे रखा है, कितना है, 2 3 6 6 2 -3 और ए बी सी, है ना। और पी पी ट्रांसपोज कितना दे रखा है, डायगोनल, है ना। पी पी ट्रांसपोज कितना दे रखा है, डायगोनल मैट्रिक्स दे रखा है। तो पी पी ट्रांसपोज डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है तो क्या होगा, 6 2 -3 ए बी सी, इसका ट्रांसपोज 2 3 6 6 2 -3 ए बी सी इक्वल्स टू डायगोनल मैट्रिक्स है तो कुछ भी लिख दो, A0 0 0 B 0 0 0 C। कैपिटल ABC इसलिए क्योंकि स्मॉल ABC इसने यूज कर रखे हैं। तो अब हम फटाफट इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 4 9 36 40 49 49। अच्छा इसको करेंगे तो 12 6 18 0, और इसको करेंगे तो कितना आएगा, 6A + 3B + 2A + 3B + 6C, है ना। फिर इसको करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 49 आ जाएगा क्योंकि डायगोनली तो बनना है ये। और इसको करेंगे सेकेंड थर्ड तो 6A + 2B - 3C। फिर थर्ड रो 2A + 3B + 6C, 6A + 2B - 3C, और ये कितना हो गया, A² B² C² इक्वल्स टू, ये पूरा आ गया अपने पास। तो अब अगर अपन कंपैरिजन में आए इसके तो देखो दो चीजें तो मुझे 0 मिल जाती है ना। कौन कौन सी, 2A + 3B + 6C बराबर 0, और एक 6A इधर का नजर आ रहा है ना, ठीक है, 6A + 2B - 3C बराबर 0। ये दो रिलेशन तो मेरे पास आ जाते हैं, है ना। अब लेकिन समझो, अगर मुझे ABC 3 अननोन निकालने हैं तो मुझे कितने रिलेशन चाहिए, 3 अननोन निकालने हैं तो मुझे कितने रिलेशन चाहिए, 3, और मेरे पास रिलेशन कितने आ रहे हैं, 2। हाँ, अगर ये स्केलर की जगह आइडेंटिटी होता तो अपन इसको भी A² + B² + C² को भी बराबर कुछ करके निकाल लेते हैं। अब 3 अननोन है, इसका मतलब 3 रिलेशन चाहिए, तो एक रिलेशन उसको और बनाना पड़ेगा ABC में, तभी जाके हम ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उस रिलेशन के लिए देखो उसने क्या दिया है, उसने ये दिया हुआ है हमें, ये दो रिलेशन तो आ ही गए हमारे पास। अब एक रिलेशन हमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो ट्रेस है किसकी, P ट्रांसपोज P AP, ये कितनी दे रखी है, 49, इसकी ट्रेस कितनी दे रखी है, 49। अब समझो, तुम्हें एक प्रॉपर्टी हम लोग लिखाते हैं और एक्सरसाइज 2 में भी हमने यूज की थी कि ट्रेस ऑफ AB बराबर ट्रेस ऑफ BA, यस और नो, यूज की थी, सबको याद है ये, है ना। तो ट्रेस ऑफ AB और ट्रेस ऑफ BA दोनों क्या होता है, सेम, ठीक। अब यहां समझो कि अगर मैं इसको A इसको B ले लूं, है ना, तो मैं BA लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, मैं चाह रहा हूं PP ट्रांसपोज, क्योंकि PP ट्रांसपोज मुझे पता है ना, तो मैं PP ट्रांसपोज को साथ में लेना चाह रहा हूं। तो इसको A इसको B में लिख लूंगा तो BA का मतलब क्या होगा, APP ट्रांसपोज हो जाएगा। इसको A समझ लिया, इसको B समझ लिया, तो जब मैं BA लिखूंगा तो B का मतलब AP और A का मतलब P ट्रांसपोज, तो ये ट्रेस ऑफ APP ट्रांसपोज ये भी 49 हो जाएगी बेटा। अब PP ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई करना है आपको,
ये पी ट्रांसपोज है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से। अब इसकी अच्छी बात क्या है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना भाई, ये जीरो आ गया आपके पास, ये जीरो आ गया था, ये जीरो आ गया था, ये जीरो आ गया था और ये जीरो आ गया था। तो अगर आप डायगोनल को किसी भी, अब आपको इसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, किससे, ए से। ए उसने जो भी दे रखा है, A11, यहां कुछ भी, यहां कुछ भी, फिर यहां कुछ भी, A22 और यहां कुछ भी, यहां कुछ भी, यहां कुछ भी और A33। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो फर्स्ट रो को इससे करो, 49 ए आएगा। फिर जब ये वाला एलिमेंट चाहिएगा तो वो 49 बी आ जाएगा, और जब ये वाला एलिमेंट चाहिएगा तो वो A33 के साथ क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी। जब अपन इसका क्या करेंगे, इसके साथ मल्टी, डायगोनल है ना, तो बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते जाएंगे। तो इस APPT का मतलब क्या हो जाएगा, A11 इंटू 49 प्लस A22 इंटू 49 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू A33 इक्वल्स टू कितना है, 49। और समझ लो उसने A11 और A22 का सम जीरो इसीलिए दिया ताकि ये पूरी टर्म क्या बन जाए, जीरो। और A33 उसने कितना दे दिया, 1। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49। अब आपके पास तीन रिलेशन है, तीनों से क्या निकल जाएगा, ABC। निकाल लोगे, ये उससे निकाल लेना, जैसे दोनों को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ABC की टर्म में आ जाएगा, BB C की टर्म में आ जाएगा। तो A और B दोनों को C की टर्म्स में लिखेंगे तो क्या निकल जाएगा, C। तो C निकल जाएगा। सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बट ऐसा बुरा सवाल नहीं था। तो मेन बात यही थी कि हमें यही दिमाग में रखना था भाई, तीन अननोन है तो हमें कितने रिलेशन चाहिए, 3। 2 उसने यहां से बना दिए। तो अब हमारा अगला टारगेट क्या है कि एक रिलेशन और निकालना है। अब उस रिलेशन के लिए हमारे पास ये इंफॉर्मेशन थी, तो जो भी जोड़ तोड़ करना है वो किससे करना है, इसी इंफॉर्मेशन से करना है। तो इस इंफॉर्मेशन को अपन ने सोल्व किया और अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो डिटर्मिनेंट वाले मेथड से कर दो ना बेटा। Ax बराबर u के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। जीरो, नॉन जीरो कौन बोल रहा है भाई, ऐसे क्या कर रहे हो यार। चलो तो 18 और फटाफट कर लेते हैं। इसमें एक्चुअली Ax बराबर u के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब डेल्टा 0, डेल्टा 1 0, डेल्टा 2 0 और डेल्टा 3 0 सारे क्या करने पड़ेंगे, जीरो करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप जीरो करके देखोगे आपको समझ में जाएगा G बराबर H और C बराबर D है। G बराबर H आएगा और C बराबर D आएगा। ये पहले एडवांस में आया था जब सब्जेक्ट 2 था। तो G बराबर H, C बराबर D, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब हमसे ये कह रहा है कि Bx बराबर V के बारे में बात करेंगे। ये तो गिवन है और हमें किसके बारे में बात करनी है, Bx बराबर V के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ B निकालो। अब डिटर्मिनेंट ऑफ B कितना होगा, A11 0DC और FGH। तो A इसको छोड़ा DH माइनस GC प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस के FC यहां भी 1 और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के DF। सही लिखा। अब देखो A के साथ कितना आ गया, DH माइनस GC प्लस FC माइनस D। अब देखो अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो इस इंफॉर्मेशन से हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, जीरो। देखो C बराबर D, जीरो। और अगर GH के बराबर है, GH के बराबर है, CD के बराबर है तो ये भी जीरो हो गया। तो इस इंफॉर्मेशन से अपन क्या कह सकते हैं, जीरो। तो अगर ये जीरो है तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ B जीरो होगा, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ B जीरो है तो फिर
इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। लेकिन v क्या दे रखा है अपने को, तो अब क्या क्या ऑप्शन में है, तो देखो बी ऑप्शन तो आ ही जाएगा, bx बराबर v हैज नो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, और ये आ रहा है जीरो, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं आएगा, तो वो चीज तो यहाँ पे खत्म हो गई। अब आपके पास बचती है कि इनफाइनाइट आएगा या नो सॉल्यूशन आएगा। तो इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन के लिए आपको देखना है, तो आपको फिर वही डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 निकालना पड़ेगा। तो इसका जब डेल्टा 2 निकालोगे तो वो a स्क्वायर डी एच ए स्क्वायर एफ डी आता है, ये डेल्टा 2, और डेल्टा 2 ए स्क्वायर एफ डी आएगा, वो इसने क्या दे रखा है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो अगर ए स्क्वायर ए डी एफ नॉन जीरो होगा, भाई ए डी एफ कब नॉन जीरो होगा, जब तीनों नॉन जीरो हो। तो अगर ए डी एफ नॉन जीरो है तो ए स्क्वायर डी एफ भी नॉन जीरो होगा। अरे भाई ए डी एफ नॉन जीरो कब होगा, जब तीनों नॉन जीरो हो, तो ए स्क्वायर डी एफ भी नॉन जीरो ही होगा। तो अगर एडीएफ नॉन जीरो है तो उस केस में डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, और डेल्टा 2 एटलीस्ट वन नॉन जीरो देन नो सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन नॉन जीरो देन नो सॉल्यूशन। क्लियर है, तो यहीं तक रखते हैं। चलो, तो अपन ने ये एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड तक का काम पूरा कर लिया है। तो कल मैं करूंगा ये एक्सरसाइज 2 पार्ट थर्ड, है ना, और पार्ट 4। जैसे पार्ट थर्ड और फोर्थ तो ऑलरेडी होमवर्क में है ही सही, तो इसके अलावा कुछ ले लो होमवर्क में, यही रख लें। अच्छा ठीक है, तो कल फिर अपन 2 पार्ट थर्ड और फोर्थ होमवर्क में रखते हैं। कल अपन क्या डिस्कस करेंगे, 2 पार्ट थर्ड और 2 पार्ट 4 होमवर्क में लिख लें। कल अपन डिस्कस करेंगे 2 पार्ट थर्ड और 2 पार्ट 4, है ना। चलो, ये होमवर्क की बात हुई। अब एक जना मुझे कॉपी दे दो जिनको मैंने पढ़ाया था, है ना। अरे कॉपी दे दो, मैंने हाथ सैनिटाइज कर लिया ताकि तेरी कॉपी, है ना। चलो, अब मैं एक बार हम वो पूरा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है ना। तो जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो दोबारा ना लिखें, एक बार रिवाइज कर लें बस मेरे साथ साथ, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो इसको लिख लें, है ना, तो ज्यादा ठीक रहेगा। मतलब अब चूंकि एक ही लेक्चर है तो ज्यादा अच्छा है कि अपन रिपीट कर लें, ताकि फिर मिक्सिंग नहीं रहेगी, है ना। फिर 1-2 दिन की दिक्कत है, फिर सब कंटिन्यू हो जाएगा, है ना। एक्चुअली आज जो मर्जिंग होनी थी उसके बारे में तुम्हें भी नहीं पता था और हमें भी नहीं पता था, नहीं तो हम लोग एक लेक्चर के लिए चैप्टर ही नहीं स्टार्ट करते, है ना। हम लोग एक चैप्टर ऑफ कर लेते, है ना, एक लेक्चर का ऑफ कर लेते, तुम भी ऑफ कर लेते। लेकिन अब चूंकि मर्जिंग है तो मैं ये दोबारा से पढ़ा लेते हैं अपन, है ना, ताकि फिर उसके बाद अपन कंटिन्यू चलेंगे। क्योंकि अगर मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर कुछ कहेंगे हमने पढ़ा हमने नहीं पढ़ा, है ना। तो अपन दोबारा एक लेक्चर पढ़ लेते हैं, है ना। काफी सारा सब लोगों का पढ़ा हुआ होगा। हम लोगों का भी 2 क्लास हुआ है, हाँ या 2, अच्छा इनका तुम लोगों का 2 क्लास हो गया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। अब 2 क्लास हो गए तो भी कोई बात नहीं। अब हालांकि तुमने जितना 2 क्लास में पढ़ा होगा उसको पढ़ने में मुझे 3 क्लास लग जाएगी, है ना। तो अभी मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो मैंने पहले पढ़ाया था, है ना, मैं नया नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि अभी मुझे एक वहां तक पहुंचने में भी 2-3 लेक्चर लग जाएंगे, है ना। तो मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो मैंने पहले पढ़ाया था, उसी को दोबारा पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो जिनके पास लिखा हुआ हो वो ना लिखे, और जिनके पास हाँ वो जो 02 PA1 वाले वो बेटा नए नोट्स बना लो, है ना। क्योंकि फिर ये रहेगा कि एक्चुअली क्या है कि तुमने जो पढ़ा है उसमें फॉर्मूले, एक्चुअली क्या है मैं सारे फॉर्मूले शुरू में लिखा दूंगा, फिर उनके प्रूफ जब आएंगे तब बताऊंगा, लेकिन उनका इस्तेमाल अपन शुरू से करते रहेंगे। तो फिर क्या होगा कि मेरे जो सवाल आएंगे उसमें वो फॉर्मूले यूज हो जाएंगे फिर, लेकिन तुम्हारे पास लिखे हुए नहीं है तो फिर वो दिक्कत ही देगा बीच बीच में। अब वो क्या बीच बीच में दिक्कत देगा तो दोनों का नुकसान है। मतलब मेरा नुकसान तो कैसे होगा, तुम्हारा तो नुकसान सर्वोपरि है ही सही, वो तो हो गया होगा। मेरा नुकसान कैसे होगा, तुम फालतू में ऐसा समझोगे उनने कहा यार बढ़िया टीचर नहीं है, है ना,
उनने कहा पहले वाले सर बढ़िया थे, हालांकि वो भी बढ़िया है, मैं भी बढ़िया हूं, पर लेकिन अब क्या है कि वो तो कुछ भी हो जाए, फिर अल्टीमेटली दोष किसके सर पे आना होता है? हाँ, हमारे ऊपर, है ना। वो नहीं होता, मतलब बच्चा कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे मेहनत ना करे, अगर टेस्ट बढ़िया गया तो मेहनत किसकी? बच्चे की, उसने दिन रात मेहनत की। और अगर उसका टेस्ट खराब गया तो फिर दोष केवल एक ही व्यक्ति का होता है ना, और वो हमारा होता है। उन्होंने कहा पढ़ाया ही नहीं तो नंबर कहां से आते हैं? भले वो अलग बात है कि उसने जिसको पढ़ाया था उनमें से किसी किसी के बहुत सारे नंबर भी आए थे, लेकिन नहीं, उससे हमें क्या मतलब, है ना। तो अल्टीमेटली फिर क्या दोष मुझे ही आने वाला है? मान लो डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई भी कमी तोसी रहेगी तो तुम कहोगे उनने कहा मजा नहीं आया, उनने कहा यार पहले वाले सर थे वो बढ़िया थे, मजा नहीं आया। तो इसलिए मैं क्या है, शुरू से मैं पूरा ही पढ़ा देता हूं, ताकि फिर कुछ गड़बड़ रहेगी तो दोष मेरा ही रहेगा, है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि यार तुमने कहीं और पढ़ा था, शुरुआत खराब पढ़ी थी इसलिए गड़बड़ हो गई थी, है ना। तो मैं शुरू से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि फिर कोई दिक्कत रहे तो सारा दोष मेरा ही रहेगा, है ना। इसलिए अपन शुरू से पढ़ ले, ताकि तुम्हें भी ये रहे, अपने का अब इंटीग्रेशन नहीं आया तो दोष किसका ना। हाँ, क्योंकि सारा मैंने ही तो पढ़ाया। हाँ, तो इसलिए मैं दोबारा पढ़ा देता हूं ताकि दो जनों को दोष ना दो तुम, है। बहरहाल हालांकि समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे भी अब तो तुम सब लोग ऑनलाइन हो, है ना, सबके खाते खुले हुए हैं, है ना। ऑनलाइन होने से ये है कि भाई तुम्हारी इच्छा है तो मुझसे पढ़ो, और नहीं तो फिर ऑनलाइन में सबके उपलब्ध है ही सही, जिसका मन करे उससे पढ़ सकते हैं अपन। हाँ, तो मेरा बेच होगा तब पढ़ रहा था कि मेरा बेच नहीं था तब भी पढ़ रहा था? हाँ, तो मैं वही तो, मेरा बेच वाला तो मेरा ही पढ़ेगा ना भाई। मैं तो वो कह रहा हूं, अब यहाँ पे 2 बेच के आ गए ना। अब वो जो नए नए आए हैं वो ठीक है, जब महीना 15 दिन पढ़ लेंगे तब तो उनको लगेगा, उन्होंने कहा ये भी ठीक पढ़ाता है ना। लेकिन अभी एक तो नए नए आए हैं, ऊपर से ये आधे अधूरे के चक्कर में ये ऑनलाइन ऑफलाइन का अलग समस्या हो रही है, 2-2 नावों की सवारी हो रही है, ऊपर से मर्ज और हो गए बेच। तो ऐसे में कुछ ऊंच नीच रही तो बच्चा बाकी किसी को थोड़ी ना दोष देने वाला है। एक ही आदमी होता है दोष देने के लिए, उनने कहा मजा नहीं आया, बस बातें बातें थी, कुछ नहीं, है ना। तो इसलिए क्या है कि इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं ताकि फिर ठीक रहेगा मामला। चलो, तो वही अपन शुरू करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से। पहले सबसे पहले अपन फॉर्मूले ही लिखेंगे, है ना। ये भी कुछ कह रहा तो नहीं चाह रहे? अच्छा ठीक है भाई, चलो आ जाओ। चलो, तो अपन पढ़ रहे थे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन तो वही है, तुम्हारी हमारी सबकी सेम ही होती है। इफ डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू है एफ ऑफ एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर है? जी एक्स प्लस सी। एंड जी एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स, है ना। इसको 3 नाम से अपन जानते हैं। हम इसको इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं और प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। और इंटीग्रेशन का जो थॉट है वो आया सीधे सीधे डिफरेंशिएशन ही है। डिफरेंशिएशन का रिवर्स क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। अब अपन कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिख रहे हैं, उसमें से कुछ फॉर्मूले तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से समझ सकते हैं। वैसे तो डिफरेंशिएशन से हर एक फॉर्मूले को समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ फॉर्मूले तो हम डिफरेंशिएशन से समझ सकते हैं, और कुछ फॉर्मूले हम प्रूफ भी करेंगे, लेकिन वो प्रूफ बीच बीच में आएंगे। तो जब जिस फॉर्मूले का प्रूफ आएगा मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि भाई ये फॉर्मूला नंबर 17 का प्रूफ है, ये फॉर्मूला नंबर 14 का प्रूफ है। तो वो फॉर्मूलों के प्रूफ बीच बीच में आएंगे, और जब बीच में आएंगे मैं तुम्हें याद दिला दूंगा कि अब हम इसका प्रूफ कर रहे हैं, अब हम इसका प्रूफ कर रहे हैं। लेकिन हम शुरुआत से इसीलिए लिख रहे हैं सारों को ताकि प्रैक्टिस में हमारे आते रहे वो, है ना। चलो, तो फॉर्मूले लिखते हैं हम।
हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स कितना होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स डी एक्स, एल एन मॉड एक्स, है ना, प्लस सी। ये मैं कुछ फॉर्मूलों पे डी डी लिखता जा रहा हूं। डी डी का मतलब क्या है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से। डी डी जिस पे लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से, कि ये फॉर्मूले आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से देख सकते हो। एल एन एक्स वन बाय एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन का एन प्लस वन एक्स की पावर एन, तो एन प्लस वन से एन प्लस वन कट के ये आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस वन नहीं होगा क्योंकि माइनस वन के लिए फॉर्मूला अलग होता है। वैसे भी अपने को पता है कोई चीज डिनोमिनेटर में लिखी है तो वो नॉन जीरो है, उसको मैं चाहे लिखूं चाहे ना लिखूं। तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, आप लोग भी जल्दी जल्दी लिख लें। ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी। पांचवा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये भी डी डी, ये भी डी डी, ये भी डी डी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी, है ना, ये भी डी डी। सेवंथ की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स माइनस एल एन मॉड सेक एक्स प्लस सी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एल एन सेक एक्स या माइनस एल एन मॉड कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स एल एन मॉड साइन एक्स। उसी ऑर्डर में लिखा रहा हूं बेटा जिस ऑर्डर में पहले लिखे हुए थे, तो जिनके पास लिखे हुए हैं वो ना लिखें, मैं कॉपी में से इसीलिए लिखा रहा हूं ताकि कुछ भी चेंज ना हो, है ना। हाँ, ये चार पे मैंने डी नहीं लिखा है, मतलब ये डायरेक्ट, वैसे तो इनको भी डायरेक्ट समझ सकते हैं लेकिन फिर भी इनको अपन बाद में इंटीग्रेशन में ले लेंगे, है ना। इसके बाद हम आते हैं चार स्टेट क्या भाई, जिसने कॉपी दी है सबको सही सही लिख रखा है ना, ऐसा नहीं हो रहा है था फेल जाए बाद बच्चे के उन्ने का सर क्या क्या लिखा गया। इंटीग्रेशन ऑफ 12 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का 10x कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, है ना, वो अपन देख भी सकते हैं, ये डायरेक्ट वाले है ना। 10x का सेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 13 इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x माइनस के सेक प्लस के सेक एक्स प्लस सी। और 14 तक नजर आ रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, ये डायरेक्ट वाले हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स इक्वल्स टू कितना है, माइनस कोसेक एक्स। चलो इस तरफ वाले हटा दूं, बड़ा करूं, ऑफलाइन है यार ये, क्या करता है तो चश्मा वश्मा लगवा एक बार, दिक्कत है। सही मजाक नहीं, सीरियसली कह रहा हूं, ऐसे मत समझ। पहले पिछले साल तक मेरी चश्मा नहीं लगा था, ये बिना चश्मे के पढ़ाता था मैं पिछले साल ऑफलाइन में। शुरू में कहाँ चश्मे की जरूरत पड़ती थी, हाँ ये जब से ऑनलाइन क्लासें पढ़ाने लगा हूं तब से ही लगा है ये। वैसे फॉन्ट बड़ा कर दूंगा लेकिन अभी फॉर्मूले लिखने पड़ा, और वैसे भी तू तो लिख भी नहीं रहा, लिख लिए तो ये फॉर्मूले लिख लिए क्या तेने, फॉर्मूले लिख लिए क्या, तो फिर तो दिख तो है ही नहीं रहा, लिख कैसे लिए आगे वाले के वैसे। ऐसे मजे लेने के लिए तो नहीं कर रहा ना मेरे, एक तो परेशान करना, उनने कहा नए सर है
ऐसे नहीं करना, ऐसे अच्छी बात नहीं होती है ना, नहीं करेगा ना ऐसे। हाँ कोई बात नहीं, अभी फॉर्मूले लिख दूं मैं फटाफट फटाफट, फिर फॉन्ट साइज बड़ा कर देंगे। अभी ज्यादा बड़ा फॉन्ट साइज करेंगे तो दिक्कत आएगी, है ना। अब ऑफलाइन के भी अपने इफ एंड बटे देखो, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में तो क्या है तुम फॉन्ट साइज खुद भी बड़ा कर सकते हो। बस बस रुक गया। चलो ये 14 तक हो गए, इसमें जो डायरेक्ट वाले हैं उस पे मैं सब पे डीडी लिखता जा रहा हूं, है ना। चलो अब इसके बाद मैं दो फॉर्मूले लिख रहा हूं 15 और 16। इस पे पेयरिंग बना लेना ऐसी। पेयरिंग इसलिए क्योंकि इसको पेयर बना के याद रखना है अपने को। एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। दोनों के प्रूफ अलग अलग आएंगे, इसका बाय पार्ट्स में आएगा, इसका सब्स्टिट्यूशन में आएगा, लेकिन अपन साथ में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अपने को याद रखना है इनको, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहीं पे आता है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2a ln mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। 1/a tan इनवर्स x बाय ए, 1/2a ln mod x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी, ये दोनों, और याद प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये पेयर में याद रखना है अपने को। इसके बाद 17, 18 और 19, इन तीन का भी पेयर है फॉर्मूले का। हटा दूं उधर ले। अच्छा, ऑनलाइन वाले बड़ा ध्यान रखते हैं। देखो तुम याद नहीं रख रहे हो, घर वहां घर बैठे बैठे बता रहा सर इंटीग्रेशन का साइन, लेकिन याद दूर पड़ता है देखना। चश्मा लगाने के बाद भी नहीं दिख रहा, यहां आके चैट पढ़नी पड़ रही है। 17, 18, 19 पे आते हैं। चलो 7, 18, 18, 19 पे आते हैं। देखना बेटा, ये तीन फॉर्मूले हैं। एक है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इन तीन की पेयरिंग है ना। पेयर में ही याद रखने पड़ेंगे ये अपने को, तभी अपन डिफरेंस को याद रख पाएंगे, है ना। ये अपने पास हो गया साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ये हो गया ln mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और ये ln mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। हालांकि ये दोनों में से एक भी याद रख ले तो चलेगा, क्योंकि इस और इस फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है कि ए स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस ए स्क्वायर से। ए स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस ए स्क्वायर से। चलो लिख लो इनको फटाफट। इनके प्रूफ आएंगे, जब जिसका प्रूफ आएगा मैं नंबर डाल के करवा दूंगा, है ना। अच्छा, अब ऐसा बताओ कि जैसे PA1 वालों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, PA2 वालों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो तुम में से ऐसा कोई टैलेंटेड है जो दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जो दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में है उनमें से ऐसा कोई है जो मुझसे पढ़ा हुआ है PA2 में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये जो बच्चे हैं PA2 वाले, इनका नैतिक दायित्व क्या है कि मैं अभी सवाल लिख दूंगा जो अपन ने इसके बाद सोल्व किए थे, उनके सॉल्यूशन वो उस वाले ग्रुप में भी भेज देना। समझ रहे हो, नहीं समझे बात को? अब ये फॉर्मूले लिखने के बाद मैं 15-20 सवाल लिखूंगा। ये फॉर्मूले लिखने के बाद मैं 15-20 सवाल लिखूंगा जो मैंने अपने बैच में कराए थे। तो वो 15-20 सवाल में लिखूंगा, उनके सॉल्यूशन ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे।
क्योंकि मैं सिर्फ सवाल लिखूंगा आज, सॉल्यूशन तो नहीं करा पाऊंगा। तो छोटे छोटे से सवाल है, उनके सॉल्यूशन भी हम ग्रुप पे भेज देंगे। ये कुछ बच्चे जो दोनों ग्रुप में है, ये अपना नैतिक दायित्व निभाते हुए, है ना, उस पे सॉल्यूशन भेज देंगे। अब उसमें तुम लोग कर लेना, जो नहीं आए सॉल्यूशन उपलब्ध है। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कल अपन पहले उन्हीं को डिस्कस करेंगे, है ना। तो जो नए आए हैं वो उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन पहले खुद से करें, नहीं आए तो सॉल्यूशन से करें, और फिर भी नहीं आए तो कल मैं पहले उन्हीं के डाउट क्लियर करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो कल फिर उन्हीं क्वेश्चनों के डाउट पहले अपन डिस्कस कर लेंगे और सॉल्यूशन उनके ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। चलो, ये हो गया अपने पास 19। इसके बाद आता है फॉर्मूला नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये होता है बेटा 1/a सेक इनवर्स x बाय a प्लस सी। हालांकि लगभग बहुत सारे फॉर्मूले लिखवा भी रखे थे, है ना, लेकिन फिर भी अपन क्या एक बार लिख लेते हैं ताकि अपनी तरफ से वो नहीं रहेगा। चलो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो फॉर्मूले हैं 3, 21, 22 और 23, ये 3 फॉर्मूले इनसे रिलेटेड है। किससे? 17, 18, 19 से रिलेटेड टू 17, 18, 19। 17, 18, 19 से कैसे रिलेटेड है कि इनमें वो डिनोमिनेटर में थी टर्म और इसमें क्या है, न्यूमिनेटर में। अब इसमें क्या होता है कि एक टर्म तो सब में सेम आ जाती है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें कितना जाएगा, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसमें कितना जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि हमें याद रह सके, है ना। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये उन 3 वाले की पेयरिंग से है ना। अब इसमें क्या है, एक टर्म तो ये लिखी जाएगी x/2 x/2 x/2, ये अंडर रूट ये अंडर रूट ये अंडर रूट, और प्लस में फिर ये वाली टर्म आएगी प्लस, देखना अब a स्क्वायर बाई 2, यहां पे भी a स्क्वायर बाई 2 आएगा, यहां पे माइनस का a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, प्लस वो जो 17 का फॉर्मूला था, कौन सा, साइन इनवर्स x बाय a, ये आ जाता है। इसमें आ जाएगा ln मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और इसमें आ जाएगा ln मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये फिर उसके साथ आ जाते हैं। ये हो गया 23, और 2 और लिख देता हूं मैं, एक है 24। 24 था इफ इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इक्वल्स टू है gx प्लस सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस सी, है ना। ये सब्स्टिट्यूशन से आता है लेकिन अभी हम लिख रहे हैं। इसका मतलब ये वही है जैसे हम साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करते थे, तो साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 cos 2 थीटा होता था, तो वो जो 2 था वो मल्टीप्लाई में आता था। इंटीग्रेशन में वही 2 किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। इंटीग्रेशन में वही 2 क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। और लास्ट एक कांस्टेंट का अगर हमें कभी करना हो, इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट होता है, तो वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है और इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, है ना। अब इसके बाद सवाल है ना। तो अब मैं सवाल लिख देता हूं और वो सवाल के सॉल्यूशन ग्रुप पे भेज देंगे अपन। तो जितने पहले आपसे बने आप बना लेना, जो नहीं बने वो सॉल्यूशन देख के बना लेना। फिर जो डाउट रहेगा कल अपन पहले उन्हीं डाउट को क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो वो सवाल होने के बाद अपन सब एक लेवल पे आ जाएंगे, मतलब सबका सिलेबस सेम हो जाएगा, फिर अपन आगे से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक, अब चलो, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं। भाई सारे ऑर्डर में ही ना क्वेश्चन ही है। अच्छा, फॉर्मूले लिख रहा है, लिख ले। अरे फोटो खींच ले यार, अब तो मोबाइल नहीं लाया क्या? अच्छा, मतलब अब तो, पहले तो ये होता था कि
अब तो तुम घर पे भी तो खींच ही लेते होंगे, नहीं होता क्या? अब कौन लिखेगा? हम पूरा बोर्ड भर देते, बहुत से स्क्रीनशॉट लेके के लिख लेंगे बाद में। ऐसे नहीं करते थे क्या ऑनलाइन क्लास में? तुम सब सिंसियर बच्चे होंगे, अच्छे बच्चे। नहीं, ऑनलाइन में हमारे भी मजे थे, ऐसे जैसे हम लोग घर पे रहते थे तो बस आने जाने का बहुत टाइम बच जाता था, और कोई तैयार वैयार होने की भी जरूरत नहीं रहती थी। कोई एक टी शर्ट ला रखी थी बस, वो रेजोनेंस वाली। अच्छा 3 बज गए, टी शर्ट डाली और चलो, कुछ नहीं करना। इतना इतना ही आता है उसमें कुछ तो। हाँ हाँ, सच में मैं तो हमेशा, मतलब आपने पजामा टी शर्ट में रहते हैं, जिसमें रहते हैं, बस ऊपर से टी शर्ट चेंज करी और बस पढ़ाने लग जाओ, क्योंकि वो मोबाइल वाली क्लास में तो ज्यादा दिखता ही नहीं है और मोबाइल पास में ही रहता है। यहाँ आने के लिए तैयार होना पड़ता है रोज, और 15-20 मिनट एक्स्ट्रा। लिख लिया? अब ये लिख लिया सबने? चलो अब मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं, आसान है, जिस हालांकि तुम लोगों के कुछ करे हुए भी होंगे, है ना? चलो, और ये नंबर डाल के लिख लेना बेटा, सारे क्वेश्चन, है ना? नंबर डाल के लिख लेना, ताकि जब कल अपन डिस्कस करें, तुम डाउट पूछो तो तुम नंबर से पूछ लेना कि 15वां सवाल बताना है, 17वां सवाल बताना है। तो सभी लोग नंबर डाल के लिखें, है ना? जगह वगैरह ना छोड़े, है ना? इकट्ठा फिर बाद में लिख लेना। कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। √(x1 - √x का स्क्वायर dx) ये जो बातें कर रहे हैं कौन है? जिन्होंने सब लिख रखा है वो? (4x⁵ dx) √(x - 1/√x का होल स्क्वायर dx, होल स्क्वायर ओपन करके कर लेंगे। √(x x² - 1 dx) dx upon √2x + 1 sec 3x + 2 dx, x³ - x² + x - 1/x - 1 dx, e की पावर x ln a प्लस e की पावर a ln x प्लस e की पावर a ln a dx, dx upon √x + b - x + a। 9th 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 4 प्लस sin 2x अपॉन cos स्क्वायर x dx। लिखो इनको। इधर के 5 हटा दूं? सिक्स में आओ, 1 + 11, वन प्लस साइन एक्स अपॉन sin x/2 प्लस cos x/2 dx।
12 है आपका साइन स्क्वायर एक्स dx, 13 है आपका साइन क्यूब एक्स dx, 14 है आपका साइन 4x dx, 15 है आपका dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस √3 साइन x, 1 प्लस साइन x अपॉन साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 dx, साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स साइन 4x dx अपॉन cos x प्लस √3 साइन x। ये जो है ना साइन क्यूब 4, इसमें अपन क्या करते हैं, पावर डिक्रीज एंगल इंक्रीज। हमारा टारगेट कहीं ना कहीं ये होता है कि पावर कम हो और एंगल बढ़ जाए। हालांकि जो डाउट रहेगा आपका मैं अगली क्लास में क्लियर करूंगा, है ना, पर थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए लिख रहे हैं अपन क्योंकि कुछ आप लोगों का पड़ा हुआ है ना, तो अपन चाह रहे हैं कि टाइम खराब ना हो और अगली क्लास से अपन वापस फुल फ्रेश में शुरू हो सके। मतलब अगली क्लास से अपन पीछे वाला सब कंप्लीट करके और सेम लेवल से आगे बढ़ जाए, है ना, तो इसलिए ठीक है। इधर और लिखूंगा, चलो 16 में आ जाओ, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा dx, 17 में आ जाओ dx अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b, 18 साइन 4x साइन 8x dx, आवाज नहीं, cos x cos 2x cos 3x dx, और 20 tan x tan 2x और tan 3x dx। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा dx, dx अपॉन cos x माइनस से cos x माइनस b, साइन 4x साइन 8x dx, cos x cos 2x cos 3x dx और tan x tan 2x tan 3x dx, है ना। तो पहले खुद से अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन भेज देना भाई, बढ़िया सी राइटिंग में है जो समझ में आ जाए इनको। तो सॉल्यूशन उस वाले ग्रुप पे भी भेज दिए जाएंगे, भेज देना भाई, याद रख के। देखो तुम नहीं भेजोगे तो कल अपना ही टाइम खराब होगा, ये सारे पूछ लेंगे तो अपने को सारे बताने पड़ेंगे। तो इसलिए अब सब एक ही हो गए, वैसे पहले तो अलग अलग थे लेकिन अब अल्टीमेटली सब एक ही है ना। अब अपन सब एक है, बस वो 0-1 PA वाले अलग है, बाकी 2, 3, 4 सब मर्ज हो हुआ के और सब एक हो गए हैं। चलो तो यही तक है, होमवर्क में ये है। और एनसीईआरटी में 2 अपन ने कौन कौन सी कर ली थी, 7.1 और 7.3। तो 7.1 और 7.3 भी कर सकते हो। मतलब 7.3 में अभी तुम्हें दिक्कत आएगी क्योंकि इस तरह के सवाल है शायद 7.3 में। तो पहले तो आप इसी को पूरा करें, सॉल्यूशन देख के भी इसी को करने की कोशिश करें, उसके बाद एनसीईआरटी में 7.1 और 7.3 करना। हालांकि कल वाली क्लास में मैं एनसीईआरटी डिस्कस नहीं करूंगा, एनसीईआरटी परसों वाली क्लास में करेंगे ताकि सबको करने का टाइम मिल जाए, है ना। तो कल वाली क्लास में एनसीईआरटी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन परसों में एनसीईआरटी की 7.1 और 7.3 डिस्कस करूंगा। कल तो मैट्रिक्स ही करूंगा ताकि कल ये डाउट भी पूछ लेना, उसके बाद फिर एनसीईआरटी बना लेना, ठीक है। तो बस यहीं तक है, मीटिंग क्लोज कर रहा हूं फिर ना, कल मिलेंगे। ओके बेटा, बाय।